हेलो बच्चों, आज से हम 11th क्लास की बायोलॉजी चालू करने वाले हैं और आज हम पहला चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमें पता है कि बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज आता है नीट में 50% के करीबन, तो इसलिए हमारे लिए बायोलॉजी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम कोई भी लाइन मिस नहीं कर सकते जहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। और अगर आपको पता ही होगा 19 और 20 के आपने एग्ज़ाम देखे हैं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम एनसीईआरटी की ही रीडिंग करेंगे। मेनली फोकस हमारा जो होगा वो एनसीईआरटी के अंदर होगा। बाकी और जो कुछ एक्स्ट्रा होगा वो आगे बता दिया जाएगा आप सभी को। तो चालू करते हैं अपना चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब आप चारों तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि आप चारों तरफ लिविंग चीज़ों से भी घिरे हुए हैं, नॉन लिविंग चीज़ों से भी घिरे हुए हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स ही होंगे, दे आर द लिविंग्स। माउंटेन्स देखे आपने, रॉक्स देखी है, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ। आपने ये देखा, आप कभी कभी आश्चर्यचकित भी होंगे कि वॉट इज़ दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। आखिर क्या ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो हम ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाती है। क्योंकि हमारे यहाँ माउंटेन्स भी हैं, ऐसा क्या नहीं है उनके अंदर जो हमारे अंदर है, जिससे हम लिविंग हैं और वो नॉन लिविंग्स हैं। और व्हाट इज़ दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग्स हैज़। और ऐसी क्या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं है जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आंसर है इसका सेल। सेल है जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट हुए, जो कि जो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाती है। और जबकि नॉन लिविंग के अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। नॉन लिविंग्स के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे किससे होते हैं, सेल से बने होते हैं। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सारे किससे बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सेल। कुछ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। वाइल अदर्स लाइक अस, और बहुत कुछ जैसे हम जैसे हैं, वो जो कंपोज्ड होते हैं मैनी सेल्स आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर सेल्स, जिनको मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। यानी जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मोनेरा भी है। मोनेरा के अंदर ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो तो ज़्यादातर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। क्योंकि मल्टी सेलुलर हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए और एव्स हो गए, जितने भी ज़्यादातर जो ये सारे हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आते हैं। अब पढ़ते हैं कि सेल आखिरकार है क्या। हमने ये तो पढ़ लिया कि लिविंग बनाने के पीछे सेल का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि सेल है क्या। तो अब हम इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे कि आखिरकार सेल है क्या। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैपेबल होते हैं पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। किसके, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ, कि आप अकेले भी रह सकते हैं। इंडिपेंडेंस मतलब कि अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट की सपोर्ट के। एंड दूसरा क्या है कि परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस, और क्या कर सकते हैं, इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे फिर वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, एक सिंगल सेल ये सारे परफॉर्म फंक्शंस कर सकते हो अपने एक साथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के अंदर भी रह सकती है और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन लाइफ। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, और ऑप्शन देगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सेकंड परफॉर्मिंग एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, थर्ड बोथ ऑफ द अबव, एंड फोर्थ देगा नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, सी।
ए एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग। तो इसलिए आप सब क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इसके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के एंड द परफॉर्मिंग द एसेंशियल ऑफ फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट structure of a cell does not ensure independent living। कि अगर सेल के स्ट्रक्चर से कुछ भी कम हुआ तो इंडिपेंडेंट लिविंग सिस्टम्स को अफेक्ट करेगा या नहीं रह पाएगा, वो इंश्योर नहीं करेगा कि उसका इंडिपेंडेंट लिविंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य ये है इस लाइन का कि अगर कुछ भी स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कम हुआ तो उसके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को नहीं कर पाएगा। हेंस इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल है क्या है, इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल की डेफिनेशन है। हम सेल को अब हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से हम सेल डिफाइन कर रहे हैं कि सेल क्या एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही बनाएगी और उसकी परफॉर्म जो उसके फंक्शन है वो सारी की सारी जो भी है वो सारी सेल रेगुलेट करती हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं क्या, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। और सेल को खोजने वाले पहले कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले क्या करा, सेल को खोजा, लिविंग सेल को खोजा। बाद में हमारे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन, लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, जिन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड। तो याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम जिसने सेल को पहली बार खोजा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, फिर बाद में जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने उसके न्यूक्लियस की खोज की कि सेल पोजेस द न्यूक्लियस। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ द सेल। और बाद में जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हमने फिर सेल की क्या करी, डिटेल्ड स्ट्रक्चर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने देख लिया कि सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इवोल्व हुई तब हमने क्या करी, स्ट्रक्चर्स की डिटेल आराम से पढ़ी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल थ्योरी। ऊपर याद रखिएगा साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस याद रखिएगा कि कौन कौन से वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। तो अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी है क्या, इन 1838 मैथ्यास शील्डन, एक जर्मन बोटनिस्ट, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant। हमने देखा कि जो एक साइंटिस्ट थे मैथ्यास शील्डन, जो क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को डिस्कवर्ड किया, उन पर स्टडी की एंड ऑब्जर्व क्या पाया कि जो प्लांट्स होते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जो फॉर्म करते हैं टिश्यू प्लांट सेल की। मैथ्यास शील्डन ने, जो एक जर्मन बोटनिस्ट थे, 1838 के अंदर, 1838 याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम मैथ्यास शील्डन, आगे पूछ भी सकते हैं। और कहाँ के थे वो, इसी पर भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार नीट में क्वेश्चन आ भी गया था कि कौन सा साइंटिस्ट कहाँ का रहने वाला है, इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि मैथ्यास शील्डन कहाँ के जर्मन थे और कहाँ थे, बोटनिस्ट थे। उन्होंने जब अपनी स्टडी प्लांट के अंदर की तो उन्होंने पाया कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर होते हैं, जो कि प्लांट टिश्यू भी फॉर्म करती है आगे चल के। एट अबाउट द सेम टाइम, और उसी समय कौन थे, थियोडर श्वान, 1839 के अंदर, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। उन्होंने क्या स्टडी करें, दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या हमारे पास, थियोडर श्वान, जो कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने किस पर स्टडी की, एनिमल सेल्स के अंदर, और रिपोर्ट पाया कि जो सेल्स हैड अ थिनर आउटर लेयर विच स्टूड इन नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि एनिमल सेल्स के ऊपर एक आउटर लेयर होती है, कवरिंग होती है, जिसको अब हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से।
He also concluded, based on his studies on the plant tissue, that the presence of the cell is a unique character of the plant cell. उन्होंने अपनी स्टडी पर बताया कि सेल वॉल जो होती है वो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। उन्होंने जब प्लांट पे देखा तो उन्होंने पाया कि जो सेल वॉल होती है वो एक यूनिक कैरेक्टर होती है प्लांट सेल का। और ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हेडलाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाता है। ये पूछ लिया जाएगा कि हु टोल्ड दैट द सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। तो आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन दे देगा साइंटिस्टों के। तो किसने दिया था, किसने बताया था कि जो सेल बताया था हमारे रोडस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पर श्वान ने प्रपोज की क्या, दैट इज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। श्वान ने हाइपोथेसिस प्रोड्यूस करी कि जो बॉडीज होती है एनिमल्स की और प्लांट्स की वो कंपोज्ड होती है सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। शेल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी, शेल्डन और श्वान ने मिलकर थ्योरी दी। जो शेल्डन थे उन्होंने अपना प्लांट पर वर्क किया और जो श्वान थे उन्होंने एनिमल पर वर्क किया। और श्वान ने यही बताया, फिर बाद में जब उन्होंने प्लांट पर स्टडी की तब उन्होंने पाया कि सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है, फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी करी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इस थ्योरी में जो ड्रॉबैक है इस थ्योरी का, फिलहाल के अब तक जितना हमने पढ़ा उसके अंदर हमने पाया कि इन्होंने ये तो बता दिया कि जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स होते हैं वो मिलकर तो बने होते हैं सेल और उसके प्रोडक्ट से, लेकिन वो सेल बनती कैसी हैं और नई सेल कैसे आती हैं ये बताने में वो अब तक फेल रहे। यही लिखा है इस लाइन के अंदर कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, क्या आखिरकार न्यू सेल्स फॉर्म होती कैसे हैं। फिर हमारे एक नए साइंटिस्ट है, कौन, रुडोल्फ वर्चो। 1855 के अंदर उन्होंने बताया कि जो सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, क्या, रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, दैट द सेल डिवाइड्स एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया कि जो सेल डिवाइड करती हैं वो जो न्यू सेल्स फॉर्म्ड होती हैं वो किससे होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ओमनी सेलुला ई सेलुला। याद रखिएगा, क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया, रुडोल्फ वर्चो ने। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस। उन्होंने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया, जो कि किसने दी, शेल्डन एंड श्वान ने, टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। फिर उन्होंने क्या फाइनल शेप दी। तो सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड इज, तो सेल थ्योरी को अब हम कैसे जानते हैं, सेल थ्योरी को अब हम जानते कैसे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं सारे प्रोडक्ट और सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा क्या, कि जो सेल्स होती हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से ही एग्जिस्ट सेल को मिलकर बनी होती हैं अगली वाली सेल से। ये हमारी क्या थी, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के अंदर हमें क्या याद रखना है, 3 साइंटिस्ट के नाम, मैथास शेल्डन, थियोडर बोवरी एंड द रुडोल्फ वर्चो। शेल्डन और श्वान ने हमारी सेल थ्योरी, बाद में उसको मॉडिफाई किया रुडोल्फ वर्चो ने। इसके दोनों ही लाइन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो हम पढ़ते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या आखिरकार सेल का ओवरव्यू लिखते हैं, क्या क्या दिखती कैसी है, कैसे साइज के अंदर होती है, कैसी पाई जाती हैं वो। यू हैव ईयरली ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन अनियन पील। आपने अभी 9th के जब हम थे 9th में थे तब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा ओनियन पील का, ह्यूमन चिक सेल्स का अंडर द माइक्रोस्कोप आपने देखी होंगी। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। अब वहाँ से हम स्ट्रक्चर को रिकॉल करना स्टार्ट कीजिए। द अनियन सेल विच इज बेसिकली प्लांट सेल। अनियन क्या एक प्लांट है जिसमें प्लांट सेल पाई जाती है, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल as its outer bound and just within it is the cell membrane.
सेल जो कि टिपिकल प्लांट सेल होती है, तो हमें पता नहीं, आगे ही पढ़ेंगे हम कि उसके अंदर क्या होती है, एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल पाई जाती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। हमने जब माइक्रोस्कोप देखा तो हमने दिखी हमें, तो सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। तो जब हमने ह्यूमन चेक को देखा और उसमें हमने देखा, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी, जो कि आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर तो सेल वॉल दिखी हमें, उसके फिर बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जब ह्यूमन चेक को देखा तो हमें दिखी नहीं कोई इतनी ज़्यादा आउटर बाउंड्री। जो आउटर बाउंड्री थी वो क्या, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ह्यूमन चेक के अंदर। इनसाइड ईच सेल inside each cell is a dense membrane bound structure, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के नाम से कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है कंटेन करता है क्रोमोसोम को, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है, और क्रोमोसोम भी अपने अंदर क्या कंटेन करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए और आरएनए की फॉर्म में। ये लिखा हमारा डीएनए। सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। तो वे सेल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होती है उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट। और जिसके न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कह दिया जाता है। इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जैसे भी सेल का जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स है, जो ज़्यादातर स्पेस है, वो साइटोप्लाज्म द्वारा ही घेरा जाता है। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन बड़े आराम से आता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या एक मेन एरिना है किसका, सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। आप इसे मार्क कर लीजिएगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिना होता है किसका, सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के अंदर। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं जो सेल को एक लिविंग स्टेट बनाने में मदद करती है। बिसाइड द न्यूक्लियस को छोड़कर द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज के नाम से जाना जाता है, जिसको ऑर्गेनेलीज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, द प्रोकैरियोटिक सेल्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लैक होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मतलब ऑर्गेनेल प्रेजेंट तो होती हैं किसी किसी के अंदर, लेकिन वो क्या होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। लिखा है ना, द प्रोकैरियोटिक सेल लेक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेनियस। तो जो राइबोसोम्स होता है ना, आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज द प्रोकैरियोटिक। लेकिन राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे फिर वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और ये बात नोट करने की कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोट सेल्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन सी प्रेजेंट है, एक हमने राइबोसोम और एक अभी हम आगे भी पढ़ेंगे।
तो जो राइबोसोम है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो कि यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। इसको लाइन कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द ऑर्गेनेली। मेनली वैसे राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, लेकिन दो ऑर्गेनेल्स के अंदर और पाया जाता है। वो क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वे दो ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। कौन कौन है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स contain another non-membrane bound organelle called the centrosome which help in the cell division। आ गया दूसरे का नाम कि जो एनिमल सेल्स होती है, तो दूसरी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एनिमल सेल्स के अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है? सेंट्रोसोम। तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं जो कि यूकैरियोटिक्स के अंदर पाई जाती हैं। एनिमल सेल्स के अंदर मेनली सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज। सेल जो होता है वो साइज के अंदर भी डिफर करता है, उसकी शेप भी अलग अलग तरह की होती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास माइकोप्लाज्म जो कि स्मॉलेस्ट सेल होती हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकती हैं। माइकोप्लाज्म जो कि क्या हो सकती है? विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हो। स्मॉलेस्ट सेल की होती है, कितने की होती है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। यू कैन इमेजिन दैट 0.3 माइक्रोमीटर कितना छोटा होता है इन लेंथ। जबकि बैक्टीरिया, ये सारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, वाइल इन बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर के अंदर हो सकते हैं। द लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। आप याद रखिएगा क्या, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। लार्जेस्ट, अगर आपसे पूछा है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल क्या है, तो वो कौन सा? एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ह्यूमन रेड ब्लड का जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर्स का होता है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। तो जो नर्व सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। तो जितनी भी लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं उनके अंदर में से नर्व सेल भी क्या होती है? एक सेल्स होती हैं। तो इसलिए कहा कि मैंने लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट के अंदर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर आपसे लार्जेस्ट सेल पूछें तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है, और लॉन्गेस्ट सेल पूछें ह्यूमन बॉडी के अंदर तो कौन सी है? नर्व सेल्स। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। वो अपनी शेप से बहुत वेरी, जैसे कि हमारे एमीबॉइड शेप हो जाती है। वाइट ब्लड सेल्स की हमारी एमीबॉइड शेप होती है। एमीबॉइड शेप का मतलब क्या होता है? वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। हमारी आरबीसी है जो कि ओवल शेप्ड होती है। ये और अलग अलग तरह की भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क शेप हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कोल्यूमिनार हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर्स भी हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे सेल्स के शेप के टाइप्स हैं कि अलग अलग तरह के जो यहाँ पर सेल्स हो सकते हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। द शेप ऑफ द सेल में बी वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो शेप हो सकते हैं वो वेरी भी कर सकते हैं जिस हिसाब से वो फंक्शन करती है। पॉसिबल है कि जैसा उसका काम होगा उसके हिसाब से उसकी शेप ढल जाए। जैसे कि मैं आपको ऊपर एग्जांपल दिखा भी देता हूँ। ये हमारी नर्व सेल्स हैं, ये हमारी नर्व सेल हैं जो कि कौन सी होती हैं? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट होती हैं। क्या होती है? दैट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। और ये हमारी ट्रैकिड है जो कि ये ट्रैकिड हमारी जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। वेस्कुलर टिश्यू का पार्ट होती हैं ये भी। ये हमारी मीजोफिल सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स होते हैं। ये हमारी कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स हैं, लॉन्ग होती है, नैरो होती हैं।
ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो अमीबॉइड शेप होती है, मैं भी आपको बता रहा था कि ये अमीबॉइड शेप्स की पाई जाती हैं। और ये हमारी बट नॉट द लीस्ट रेड ब्लड सेल्स जो कि राउंड और बॉय कॉनकेव शेप की होती हैं। आपने सेल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर शेप देख लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें दो सेल्स के बारे में डिस्कस करना है, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। और प्रो यूकैरियोटिक कौन सी होती हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो हम मेनली अब किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स मेनली जो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। मेनली ज़्यादातर ही तभी लिखा है ना कि यहाँ पर सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया हो, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, माइकोप्लाज्म हो और पपलू। पपलू की फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, पपलू की फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पूछ ले जाता है क्वेश्चन में, पपलू की फुल फॉर्म बताइए, तो फुल फॉर्म क्या होगी? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये छोटे होते हैं साइज के अंदर और मोर रैपिडली डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, जो आप ठीक समझे। यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लाई करते हैं बहुत रैपिडली यूकैरियोटिक सेल से, यानी अपना नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स इतनी तेज़ी से जबकि नंबर नहीं बढ़ा पाती हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ये वेरी कर सकते हैं शेप और साइज़ के अंदर। इनमें जो फोर बेसिक शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, वो कौन कौन सी होती है? बैसिलस जो कि रोड लाइक होती है, कोकस जो कि स्फेरिकल होती हैं, विब्रियो जो कि कोमा शेप्ड होती है, एंड स्पाइरल जो कि स्पाइरल शेप होती हैं। तो मेनली हम बैक्टीरिया की 4 शेप पढ़ते हैं। जो हमारे रोड लाइक शेप्स होती हैं वो बैसिलस कहते हैं जिसको, कोकस जो कि स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप एंड स्पाइरल। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि 4 बेसिक फॉर्म कौन सी है बैक्टीरिया की। इन्हें हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी की क्लास देखने के लिए पढ़ेंगे मोनेका के अंदर, जहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर भी हमें 4 शेप बताई गई है और लिखी भी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotes exhibit a wide variety of the shape and function। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल का वो बहुत ही फंडामेंटल हो, लेकिन वो बिहेवियर के अंदर हो, शेप के अंदर हो, चाहे फंक्शन के अंदर हो, बहुत तरह की वैरायटी शो करते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल surrounding the cell membrane except in the mycoplasma। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल सराउंडिंग करती है द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल होती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा के अंदर नहीं पाई जाती हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन दी सेल इज़ द साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स होता है इसके अंदर वो कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म। मेनली ज़्यादा सबके अंदर साइटोप्लाज्म ही पाया जाता है। सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म। हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, ये तो नहीं हो रहा ना। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना प्रेजेंट होने का कारण ये है कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाती हैं, और जो हमारा न्यूक्लियस स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। हम मेनली यहाँ पर न्यूक्लियस ना बोल के हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोइड। द जेनेटिक मटेरियल इज द बेसिकली नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल तो नेकडी होता है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड तो होती नहीं है ये। इन सब के अलावा जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम, जो इसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर डीएनए होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव द स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक। इनके खुद के डीएनए के होने के अलावा इनके अंदर
और अलग स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि जीनोमिक डीएनए से बाहर प्रेजेंट रहता है, जो कि जीनोमिक डीएनए से बाहर प्रेजेंट रहता है, और उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मिड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। कहाँ लिखा है, ये रहा प्लाज्मिड। इन्हीं स्मॉलर डीएनए को जो कि आउटसाइड ऑफ द मेन डीएनए से होते हैं, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए जो होता है कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू सच बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की तरह ही क्या करते हैं, बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बहुत सारे यूनिक कैरेक्टर शो करते हैं। वन सच कैरेक्टर इज टू द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करा देते हैं। इनमें से एक सच कैरेक्टर क्या है, रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक, कि वो जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं उन सब से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देते हैं। आपको एंटीबायोटिक खा रहे हैं लेकिन अगर उनके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो इफेक्ट ही नहीं करेगा, वो रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करा रहा है उसे। तो प्लाज्मिड का मेन फंक्शन ही बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मिड डीएनए है इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फोरिजन डीएनए। जब आप ट्वेल्थ के अंदर पढ़ेंगे, जब आप ट्वेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्लाज्मिड का बहुत यूज़ होता है, कि फोरिजन डीएनए को दूसरे डीएनए मतलब अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। हम अपना मनचाहा उसके अंदर डाल देते हैं, जो भी जीन होता है, जो भी जिस फैक्टर की हमें क्लोनिंग करानी होती है उस फैक्टर को हम उसके अंदर इंड्यूस कराते हैं और उसे दूसरे होस्ट ऑर्गेनेल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पर वो रैपिडली डिवाइड होता है और हमारे लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए क्या करता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ये खैर हम ट्वेल्थ क्लास के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर खूब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इतना याद रखिए कि हम ये किसके लिए यूज़ होता है, मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फोरिजन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पता ही है कि यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा ऐसी और कोई ऑर्गेनेली नहीं है जो कि दोनों के अंदर पाई जाती है, जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर हो और जो प्रोकैरियोट के अंदर ही प्रेजेंट हो। फिर राइबोसोम ही है जो कि दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ऐसी कोई भी ऑर्गेनेल नहीं है जो कि इन दोनों के अंदर प्रेजेंट हो। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन। प्रॉपर्टीज़ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, समथिंग यूनिक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन। अगर आप बात करें तो प्रोकैरियोट्स का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है किस, क्या, इंक्लूजन यूकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोकैरियोट्स का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, इंक्लूजन। इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आप इसको मार्क करेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, यूनिक इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन। A specialized differentiated form of the cell membrane called mesosome is the characteristics of the prokaryotes. They are essentially infolding of the cell membrane. अब हमने देखा कि जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डिफरेंशिएट कर जाती है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर, जिनको हम ये कहते हैं मीजोजोम कह दिया जाता है, जिनका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। ये इसेंशियली इनफोल्डिंग्स होते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। तो अगर आप यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मीजोजोम किसकी इनफोल्डिंग्स है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और एक बात याद रखने की है कि हम मीजोजोम को प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे, मीजोजोम। मीजोजोम को हम प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कंसिडर करते हैं। मीजोजोम के और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे।